गुड़गांव में बारिश के बादल जैसे ही नजर आने लगते हैं, लोगों का बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। उफ, इस साल गुरुजाम फिर से ना हो जाए। हर साल वही कहानी। एक बारिश क्या आ गई और घाटा झील का पानी बहकर सड़क पर आ जाता है। अगले दिन खबरों में वही सुर्खियां कि गुड़गांव पानी में डूब रहा है। मुझे ध्यान आया कि मैं गुड़गांव में अपनी पूरी जिंदगी रह चुका हूँ और घाटा गांव को तो अनगिनत बार पार कर चुका हूँ, पर कभी घाटा झील देखी ही नहीं। बहुत बड़ी झील होगी कि उसमें से पानी बहकर कई किलोमीटर सड़क को डुबा देता है। इस साल मैंने तय किया कि मैं घाटा झील देखने जाऊंगा। मैं वहां गया, कई लोगों से पूछा, पर वह झील मिली ही नहीं। वापस घर आकर मैंने और मेरी सहयोगी दामिनी ने नक्शों पर ढूंढा, कंप्यूटर पर उसकी सही लोकेशन पहचानी और फिर जीपीएस लेकर चल पड़े घाटा झील ढूंढने, पर फिर भी झील मिली ही नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नक्शे में झील यहाँ ही है, पर यहाँ तो झील है ही नहीं। ऐसे लगता था कि कोई काल्पनिक झील है जो सिर्फ नक्शों में रहती है पर हकीकत में नहीं दिखती। इस बात का तो कोई तुक ही नहीं था। अगर झील है ही नहीं तो किसका पानी सड़क पर आ जाता है। समय आ गया था तहकीकात करने का और गुड़गांव की पानी की कहानी को समझने का। हमने बात करी पर्यावरण विशेषज्ञ चेतन अग्रवाल से, पर्यावरण समाज सेवी लतिका ठुकराल से और गुड़गांव के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह जी से। क्योंकि हम एक सेमी एरिड इलाके में हैं, तो हमारे यहाँ कोई 12 मास चलने वाली नदियाँ नहीं हैं, और जो हमारी जोहड़े और ये हैं वो भी कईयों में 12 मास पानी नहीं रहता है, बरसात में पानी आता है। और तो पहले उनका जो मेन रोल था कि वो पानी को एक तरीके से रिचार्ज भी करते थे ग्राउंड में, और पानी की निकासी भी हो जाती थी। अगर ज़्यादा पानी आता था और यमुना में चला जाता था, वो भी ज़रूरी था। अब क्योंकि हम भूजल इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो रिचार्ज वाला जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए और उसकी अहमियत बढ़ गई है, वो और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। पूरा जो मेहरौली बेल्ट है उसका पानी, ये पहाड़ियों के बीच में गैप है ग्वालपाड़ी में, दोनों साइड की पहाड़ियों का पानी और दिल्ली का पानी इस गैप के थ्रू, ग्वालपाड़ी के थ्रू बादशाहपुर नाला में आता है, और ये नाला फिर एक बंद में जाता है जिसे घाटा झील कहते हैं। घाटा झील का जो घाटा बंद में, और उसके पीछे घाटा झील में पानी इकट्ठा होता था, और वहाँ से फिर बादशाहपुर नाला नजफगढ़ नाले में चला जाता है। तो जो पूरा मेन गुड़गांव का एरिया वो एक ही ड्रेनेज से, बादशाहपुर नाले की ड्रेनेज से पानी इसमें से निकासी होती है। घाटा झील से सोना रोड तक ये जो नए सेक्टर कटे हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के दक्षिण में, इनमें से जो बादशाहपुर नाला जाता था तो उनमें लाइसेंस दे दिए गए हैं, और पानी के लिए एक नाली बना दी गई है रोड के साइड में, पर उससे तो थोड़ा बहुत पानी निकलेगा। जो बाकी इस साइड का जो पानी आता है वो तो उसका तो निकासी नहीं होगी। तो इस तरीके से मतलब हमने अपनी प्लानिंग में इमारतीकरण को ज़्यादा अहमियत दी है, और अपने हमारे जो नाले और जंगल थे उन पे कम ध्यान रखा है। देखिए, गुरुग्राम जैसा आप जानते हैं, यहाँ जो जल स्तर है वो वैसे ही हिस्टोरिकली कम रहा है, और पिछले जब से यहाँ पर शहरीकरण हुआ है तो जो पानी का दोहन है वो काफ़ी हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या और किसी तरह की डोमेस्टिक या किसी औद्योगिक पर्पसेस के लिए हो। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इसमें लगभग हमारे 150% से लेके 300% ज़्यादा भूजल का दोहन हुआ है। तो काफ़ी समस्या है, और इस समस्या को निवारण करने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी निर्णय लिया कि गुरुग्राम ज़िले के चारों खंड जो हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको डार्क जोन घोषित किया, ओवर एक्सप्लॉइटेड घोषित किया, और उसमें कुछ तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। दोनों स्तर पे काम होता है कि एक तो जो पानी का दोहन है उसको कम करें, जिसके लिए हमने ट्यूबवेल्स पे जो पानी निकलता है उस पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा दूसरा एक तरीका रहता है कि पानी जो हमारा प्राकृतिक वर्षा का पानी आ रहा है उसको हम संचय करें और उसको हम नीचे पृथ्वी में लेके जाएं और भूजल स्तर है उसको बढ़ाएं। अगर हमारी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी है तो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट करें,
उसके आसपास कचरा नहीं फेंकने दें। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो जगह अवेलेबल होती है, डीप होती है, तो उसको भरने की कोशिश करते हैं। उसको भरने की मैंने देखा है कि कितने जोहड़ उनको बंद करने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि उसको बंद करके वो पार्किंग लॉट बन सकता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है। उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, फिर वो कमरे बेच देते हैं, उसके ऊपर लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो बंद करते हैं क्योंकि वो किसी को बिलोंग नहीं करते, वो किसी के अंडर नहीं आते। तो अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं रहे तो उसको वो बंद करके, एक बार बंद हो गया उसको खोलना मुश्किल हो जाता है, तो उसको बंद करने की कोशिश। और साथ ही साथ क्योंकि शहरीकरण और इमारतीकरण ज़्यादा हो रहा है तो उसमें ज़मीन पे कंक्रीट और पक्की ज़मीन ज़्यादा बन रही है, तो जितना रेशियो ऑफ पक्की ज़मीन टू कच्ची ज़मीन, वो रेशियो अब बढ़ गया है। पक्की ज़्यादा हो रही है और कच्ची कम हो रही है। तो जितनी अगर कच्ची ज़मीन कम होगी उतना नेचुरल रिचार्ज कम होगा। तो उस स्थिति में जो हमारे नाले और जोड़े और तालाब हैं, उसमें जहाँ पानी पक्के इलाके से बह के उनमें चला जाए और वहाँ पे रिचार्ज हो, तो उनकी इम्पोर्टेंस या अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि वहीं पे रिचार्ज ज़्यादा होता है, बाकी पक्के एरिया में तो नहीं होता। जहाँ जहाँ हमारे पास है, हमको एफर्ट करना चाहिए कि उसके आगे हम फेंस आउट करें और उसके आगे हम उसको प्रोटेक्ट करें कि उधर कोई फेंक नहीं सके, कोई कचरा नहीं डाल सके, कोई डेब्री नहीं डाल सके, और ये नेचुरल वाटर बॉडीज़ को हमको नहीं ख़त्म होने देना चाहिए। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आसपास का रोड का पानी, जहाँ का भी पानी है जो कि ऐसे ही वेस्ट हो रहा है और या उसको जगह नहीं मिल रही जाने की, उसको वहाँ पे चैनलाइज करना चाहिए। हमने पिछले साल देखा था जो एक गुरुजाम हुआ था कि जब एक थोड़ी बहुत ठीक ठाक बारिश हुई तो उससे जहाँ पे पानी जाता था नालों में, उनमें पहुँच नहीं पाता या भर गए हैं, तो पानी फिर खुली एरिया में रोड बचती है तो रोड हमारे नाले बन जाते हैं। पानी हमारा एक बहुमूल्य रिसोर्स है, इसको अगर हम ज़मीन में रिचार्ज कर दें तो हमारा भूजल को ये का संतल बढ़ा देगा। और अगर हम इसको रिचार्ज नहीं कर पाते और इसको नालों में नहीं रख सकते तो फिर ये रोड पे चढ़ के हमारा जीना हराम कर देता है।